स्वागत है दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव की इस कहानियों की दुनिया में। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं डर का अनुभव। तो फिर चलिए अब बिना वक्त को जाया किए बढ़ते हैं हमारी आज की इस कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर है और मैं साउथ अमेरिका के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। हमारा यह शहर पहाड़ों के बीच घने पेड़ों के साथ बसा है। इसी वजह से यहाँ दिन के वक्त जितना चहल पहल होता है, रात के वक्त उतना ही शांति। और इसका वजह है यहाँ रात के वक्त जंगली जानवरों का आना। इसीलिए शाम होते यहाँ के लोग अपने अपने घरों में जाना शुरू हो जाते हैं। भले ही यहाँ के लोग इन जंगली जानवरों से डरते हैं, लेकिन आज तक कभी भी ये जंगली जानवर यहाँ के लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाए। मैं जब से यहाँ पर रह रहा हूँ तभी से मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसी घटना कभी भी सामने नहीं आई है। लेकिन इस शहर के बाद जो जंगल शुरू होता है, जहाँ एक भी घर नहीं है, वहाँ अक्सर आए दिन अजीब अजीब घटनाएं सामने आते ही रहते हैं। उस जंगल के बीच से होकर दूसरे शहर तक जाने वाली जो हाईवे गई है, वहाँ पर कई बार लोगों के साथ भयानक हादसा हो चुका है। कई लोगों की तो जान भी चली गई है, पर जो लोग जिंदा बच पाते हैं उनका कहना होता है कि उसका सामना किसी अजीब से दिखने वाले जानवर के साथ हुआ। उस जानवर का आधा शरीर किसी इंसान का था तो आधा शरीर किसी बकरे का। भले ही बकरे का आधा शरीर था, लेकिन आदमखोर बकरे का। यहाँ ऐसी अफवाहें आए दिन सुनने को मिलती रहती है, लेकिन मैं और मेरा भाई जॉर्डन कभी भी इस बातों पर यकीन नहीं करते। जॉर्डन मुझसे बड़ा है और वो मुझसे हमेशा कहा करता है कि ये सब बस अफवाहें हैं, हमें कभी भी ऐसी घटना अपनी आंखों से देखने को नहीं मिली है। ये सब तो बस लोगों का कहना होता है। और हम भी तो कई बार उस रास्ते से गुजर चुके हैं ना, लेकिन हमारे साथ कभी ये हादसा हुआ है क्या? मेरे भाई जॉर्डन का हर बार यही कहना होता है। और भला हम ऐसे अजीब से दिखने वाले जानवर की अफवाह पर यकीन भी कैसे करते जो हमारे इस दुनिया के अस्तित्व में ही ना हो। हम हमेशा ऐसा ही सोचा करते, लेकिन समय बीता और एक दिन हमारा सामना एक ऐसे क्रिएचर से हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। मुझे आज भी वो भयानक रात अच्छे से याद है, जब मेरे नाना जी बीमार थे और मेरे मॉम डैड मेरे नाना जी को देखने के लिए दूसरे शहर के हॉस्पिटल में गए हुए थे। घर पर मैं, मेरा बड़ा भाई जॉर्डन और मेरी छोटी बहन इनू ही थी। हम घर में बैठे बैठे टीवी देख रहे थे। तभी मेरे मामा जी का कॉल आया। उनका कहना था कि तुम्हारे नाना जी बहुत ही सीरियस हैं, अगर तुम उन्हें आखिरी बार देखना चाहते हो तो तुम इस हॉस्पिटल में पहुंचो, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया है। मेरे मामा जी इतना बोलकर कॉल कट कर दिए। उसके बाद हम भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। हमें नाना जी को देखने जाना था। उसके बाद हमने अपने घर में लॉक लगाकर अपने भाई बहन के साथ उस लोकेशन पर जाने के लिए अपनी कार से निकल पड़े। अभी शाम नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, कुछ ही देर में सूरज पहाड़ों की आगोश में समा जाता। हम अपने भाई बहन के साथ अपनी कार में बैठकर तेजी से कार को उस लोकेशन की ओर भगा रहे थे। देखते ही देखते कुछ देर में सूरज डूब गया और चांद, जो कि आसमान में बिल्कुल आधा से भी आधा दिखाई पड़ रहा था, वो अब अपनी रोशनी को जमीन पर बिखेरना शुरू कर दिया। रात हो जाने के कारण इस जंगल के बीच से होकर गुजर रहे इस रास्ते पर अब गाड़ियों का आवाजाही भी बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी और हम अपनी कार को इस रास्ते पर आगे की ओर भगाए जा रहे थे। हमें इस जंगल को पार करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगने वाला था। ठंड का मौसम होने के कारण हमें ठंड का अनुभव भी होना शुरू हो गया था। इस वजह से हमने कार के शीशे को पूरी तरह से बंद कर दिया और अपनी कार को आगे की ओर भगाता गया। और कुछ ही देर में हमने जंगल के आधे रास्ते को भी क्रॉस कर लिया। लेकिन तभी हमने अपने कार की हेडलाइट की रोशनी में देखा, वहां रास्ते पर कई सारे कुत्ते थे जो किसी खास चीज को देखकर भौंक रहे थे। वो सारे कुत्ते किसी एक चीज पर देख रहे थे, अपनी नजरें किसी एक चीज पर ही टिकाए हुए थे और वो लगातार भौंके जा रहे थे। वहां पे सभी कुत्ते हमारे रास्ते के किनारे किनारे जो पहाड़ गुजरे हुए थे, उन पहाड़ों के ऊपर देख रहे थे। वहां घने पेड़ों के बीच यहाँ तक चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इतने घने पेड़ थे कि चांद की रोशनी पेड़ के ऊपर वाले हिस्से तक ही सीमित थे। और मैं वहां पर अपनी कार की हॉर्न बजाकर कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह से कुत्ते यहाँ से हट जाए
तभी तो मैं आगे जा पाऊंगा, वरना इन कुत्तों को कुचलना पड़ेगा। मैं बार बार हॉर्न बजाता गया, लेकिन वो कुत्ते वहां से भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मेरा बड़ा भाई जॉर्डन मुझसे कहने लगा, रुक जा, मैं कुत्तों को भगा कर आता हूँ। उसने अपने हाथ में कार में रखी एक स्टिक को अपने हाथ में पकड़ लिया और वो उन कुत्तों को भगाने के लिए कार से नीचे उतरना चाहता था। तभी मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि ये कुत्ते खतरनाक हो सकते हैं, ये जंगली कुत्ते हो सकते हैं जो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ऊपर से रात का समय है और इस जंगल के बीच हमें अपने कार में ही रहना चाहिए। मैं इतना बोलकर धीरे धीरे अपने कार को आगे की ओर बढ़ाने लगा और कुछ ही देर में मैं उन कुत्ते के पास अपनी कार को सटा दिया था, लेकिन फिर भी कुत्ते भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन कुत्ते जैसे उन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो अब भी वहां पहाड़ों के ऊपर वाले हिस्से पर अपनी नजरें को टिकाए हुए भौंक रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था पहाड़ों के ऊपर क्या है जहां कुत्ते देखकर ऐसे लगातार भौंके जा रहे हैं। ये भागने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मैं लगातार हॉर्न बजाता रहा और कुछ देर के बाद कुत्ते मेरे कार के ओर से कुछ दूर आगे भाग गए। उस सड़क पर कुछ दूर आगे गए थे। उसके बाद वो फिर से मेरी कार की ओर देखकर भौंकना शुरू हो गए। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम लोग क्या चोर डाकू मवाली हैं? यहाँ पर रात के वक्त तो कई सारे कार गुजरते होंगे ना, तो क्या सभी कार वाले को ये कुत्ते लोग मिलकर ऐसे ही परेशान करते होंगे? मैं ये सोच रहा था और कुछ देर के बाद जॉर्डन कहने लगा, रुक जा, इन कुत्तों को भगाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। उसने अपनी गन निकाल ली थी जो वो अपने साथ हमेशा रखा करता था। वो अपनी गन से कार के बाहर फायरिंग करना चाहता था, लेकिन मैं कहने लगा, रात का समय है, ऐसे जंगलों में रात के समय अपनी गन से फायरिंग करना अच्छा नहीं हो सकता है हमारे लिए। यहाँ कई सारे जंगली जानवर होंगे जो भड़क सकते हैं। लेकिन जॉर्डन नहीं माना। उसने अपने हाथ में गन को पकड़कर कार से बाहर करके गन को फायरिंग कर दी। गन से गोली निकलते ही जो आवाज हुआ था उससे जंगल का सन्नाटा पूरी तरह से भंग हो गया। वहां गन की फायरिंग की आवाज सुनकर वो कुत्ते तो वहां से भाग गए थे, लेकिन वहां पे अब जो होना शुरू हुआ था वो बहुत ही अजीब था। वहां से जैसे कुत्ते भागे थे, तभी हमारे कार पर पीछे वाले शीशे पर जैसे कोई खटखटाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना हाथ कोई मेरे कार के पीछे वाले शीशे पर मार रहा है। वो आवाज सुनकर मैं अभी पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि तभी मेरी छोटी बहन चीख पड़ी। उसकी चीख काफी तेज थी और वो चिल्लाते हुए कहने लगी, ये क्या है भैया, ये देखो, ये पीछे कौन सा जानवर है? और तब हमने पीछे पलटकर देखा। पीछे कोई अजीब सा ही दिखने वाला जानवर था। उसका कद काठी काफी बड़ा था, बस उसका आधा शरीर ही हमारे कार के अंदर से दिखाई पड़ रहा था, जो कि किसी इंसान की तरह था। उसके पांव इंसान जैसे थे, लेकिन उसके मांस थे जो उसके शरीर पर लटक रहे थे, झूल रहे थे। उसके शरीर से ऐसा लग रहा था कि जैसे मांस लटक लटक कर झूल रहे हैं। और मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या है, कैसा जानवर है ये। और तभी मेरा कार हिलना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानवर मेरी कार को पीछे की ओर से उठा रहा है। वो मेरी कार को उठा रहा था और वो घिसट घिसट कर मेरे कार को घिसट घिसट कर खाई की ओर लेकर जा रहा था। जो सड़क के दूसरे ओर खाई थी, उधर वो मेरी कार को लेकर जा रहा था। और तब मैं समझने लगा, हो ना हो ये जानवर मेरी कार को खाई में तो नहीं धकेलना चाह रहा। मैं क्या करता, मैं कार से बाहर निकलना चाहता था। अगर उस जानवर को नहीं रोका जाता तो वो मेरी कार को खाई में ढकेल देता, और हम अगर ऐसे ही अपने कार में बैठे रहते तो कार के साथ साथ हम भी खाई में गिरते और हमारी मौत तय थी। इसलिए हमें कार से बाहर निकलना ही था। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया और आगे की ओर भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कार आगे की ओर बढ़ ही नहीं रही थी। मैं लगातार भगाने की कोशिश कर रहा था अपनी कार को, लेकिन वो पकड़े हुए था, जिस वजह से मेरी कार आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और तब हम अपनी कार से उतरे। मैं और मेरा बड़ा भाई जॉर्डन, हमने अपनी बहन को वहीं कार में ही रहने के लिए कहा। वो भी डरी से हमें वहीं कार में ही बैठी रही और जॉर्डन अपने हाथ में गन को पकड़कर सीधा पीछे की ओर चला गया। और तब मैंने देखा कि जैसे ही जॉर्डन पीछे की ओर गया था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हक्का बक्का होकर ऊपर की ओर देख रहा था और मैं भी
भागता हुआ जॉर्डन के पास पहुंचा और सामने का नज़ारा देखकर मैं तो हैरान रह गया। वहां पे काफी लंबा चौड़ा कोई इंसान जैसा और उसका आधा शरीर किसी बकरे जैसा कुछ तो था। ये कोई जानवर था या कोई इंसान था, लेकिन उसका आकार बहुत ही बड़ा, उसका शरीर काफी पतला सा और वो सड़न भरी दुर्गंध जो वहां आसपास फैली हुई थी, जो उसके शरीर से आ रही थी, ये काफी अजीब था। ऐसा चीज मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। और वो बकरे जैसा दिखने वाला इंसान हमारी ओर देखकर लगातार घूरे जा रहा था। वो हमें मारना चाहता था। उसकी आंखें लाल लाल होना शुरू हो गई थी और वो अपना कदम मेरी ओर बढ़ाया था। एक धमाके की आवाज हुई थी वहां रास्ते पर और हम लोग इधर पीछे भागना चाहते थे, कार में बैठना चाहते थे। अगर मैं नहीं भागता तो उसके हाथों से मारा जाता। मैं जॉर्डन को खींचने लगा था, अपनी कार की ओर खींचने लगा था, उसे कार के अंदर बिठाना चाहता था, लेकिन जॉर्डन अपनी गन को उस जानवर पर ताने हुए था। वो उसके ऊपर गोलियां चलाई थी, 2-3 गोलियां चलाई थी, लेकिन वो जानवर अपनी जगह पर खड़ा ही खड़ा रहा। उसे गोलियां तो लगी थी, लेकिन जैसे उसका कोई असर नहीं हुआ था। उसके शरीर पर कोई भी असर नहीं हुआ था और वो अब अपने पंजे को बढ़ाया था, इंसानों जैसे दिखने वाले बड़े लंबे हाथ को जॉर्डन की ओर पकड़ने के लिए। और मैं झट से खींचा था जॉर्डन को, तब वो बच पाया था उस अजीब सी दिखने वाली जानवर की पकड़ से। मैं उसे कार में धक्का दिया और कार का दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी कार में बैठ गया और कार का गेट बंद करके कार को आगे की ओर भगाने लगा। उस जानवर का ध्यान, वो अजीब से दिखने वाले क्रिएचर का ध्यान हमें पकड़ने में था, इस वजह से उसने मेरी कार को नहीं पकड़ा था और मैं कार को तेजी से भगा दिया आगे की ओर। लेकिन अभी भी वो जानवर हमारे पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था। वो हमारे कार को पकड़ना चाहता था और मेरी बहन उस जानवर को देखकर काफी ज्यादा चीख रही थी। मैं उसे बार बार कह रहा था कुछ नहीं होगा, वो अब हमें नहीं पकड़ पाएगा, हम कार को भगा दिए है ना, हम जल्दी से इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे, डरो मत। लेकिन मेरी बहन काफी ज्यादा डर रही थी और ऐसे ही मैं कार को भगाता गया। वो जानवर काफी नजदीक आ गया था हमारे कार के और हमें भी एक पल के लिए ऐसा लगा कि अगर ये कार को पकड़ लिया तो यकीनन अब की बार ये हमारे कार को यहाँ खाई में धकेल देगा। ये गुस्से में है, इस पर गोलियां चला दी थी जॉर्डन ने। वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो भागता हुआ आ रहा था। मैं कार को भगाता गया और तब बहुत मुश्किलों के बाद निकल पाया था उस जानवर की पकड़ से। उसके बाद हम उस लोकेशन पर पहुंचे और हम इतने ज्यादा परेशान थे कि हमें देखकर मामा जी कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या तुम जंगल वाले रास्ते से आए हो? तभी मेरी मम्मी पापा, मेरे मॉम डैड भी वहां पर आ गए थे और वो भी कहने लगे, क्या तुम जंगल वाले रास्ते से आए थे? मेरी मॉम मुझसे ऐसा पूछ रही थी और हमारे शरीर पर काफी ज्यादा पसीना। मैं उनसे कहने लगा, हाँ यही लोकेशन तो भेजे थे मामा जी, तो इसीलिए इसी लोकेशन से आता ना। तो मामा जी भी कहने लगे, अरे मैं जल्दबाजी में तुम्हें ये लोकेशन भेज दिया, मैं तुम्हें ये भेजना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें दूसरी लोकेशन भेजना चाहता था जो कि दूसरी शहर से होकर घूमकर यहाँ इस शहर तक आता है, इस हॉस्पिटल तक आता है। तो मैं भी कहने लगा, इसीलिए मैं नहीं जानता था, आप जो लोकेशन भेजे मैं उसी लोकेशन पर आ गया। और हमें रास्ते में एक अजीब सा दिखने वाला जानवर मिला था। हमने सारी घटना वहाँ अपने माँ पिताजी को, मामा जी को बताया और वो भी कहने लगे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए तुम बच पाए उस अजीब से दिखने वाले जानवर से। तुम्हें पता है उस जानवर को बेंडिगो कहा जाता है। वो यहाँ पर कुछ ही सालों पहले से, यहाँ पर लगभग 10 से 15 साल पहले से ही इन जंगलों में नजर आना शुरू हुआ है। यहाँ साउथ अमेरिका में ये जानवर कुछ ही सालों से दिखना इंसानों को शुरू हुआ है। पता नहीं ये जानवर कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पहले तो ये जानवर यहाँ इन जंगलों में नहीं रहा करता था। उसके बाद मामा जैसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा, वो सब छोड़िए, जो होना था वो हो गया, आप बताइए नाना जी कैसे हैं? तो उनका कहना था कि नाना जी अच्छे हैं, डॉक्टर का कहना है कि वो भी 2-4 साल तक और जिएंगे। फिर ऐसे ही हमारे आपस में बातचीत होने लगी, लेकिन मेरे माँ पिताजी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो अभी भी हमारी ओर देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद हम लोग आते वक्त शहर की दूसरी वाली रास्ते से घूमकर अपने घर तक आए थे, उस जंगल वाली रास्ते से नहीं गए थे, दिन होने के बावजूद भी। और ऐसे ही
उस दिन के बाद हम कभी भी उस रास्ते से गुजरे ही नहीं। हमें आज भी डर लगता है उस रास्ते से गुजरने में। हो सकता है कभी हमारे साथ जॉर्डन गया और जॉर्डन को वो जानवर मिल गया। हो सकता है अभी भी उसका गुस्सा होगा, गोलियां चलाने वाली गुस्सा, जो जॉर्डन उस पर गोलियां चलाया था उस जानवर पर। अगर वो बात उसे आज भी याद हुआ तो अब की बार यकीनन वो हमें भागने तक का मौका नहीं देगा। अब की बार वो अपना शिकार हमें बना ही लेगा।